हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 जो मोशन इन ए प्लेन का है। मोशन इन ए प्लेन। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको इस तरीके से डील करेंगे। आपको 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं और उन ऑप्शन से अपने को केयरफुली ये पता करना है कि स्टेट विद द रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है। देखिए, ये एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आपके नीट एग्जाम हो चाहे जेई मेंस एग्जाम हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। क्योंकि 2 साल से कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हो पाए और रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाई। तो जो एनटीए का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यही रहेगा कि कैसे ना कैसे करके हम इजी क्वेश्चंस दें या क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनसीईआरटी, उन क्वेश्चंस पे ज्यादा आप फोकस करें। तो हम देखते हैं इसमें से स्टेटमेंट ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है, तो इनकी हम चर्चा करते हैं। तो आपका स्टेटमेंट ए है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। तो जो मैग्नीट्यूड है, हमने कल देखा था, है ना, लास्ट लेक्चर में। जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा ही स्केलर क्वांटिटी होती है, और मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड बनता किससे है। कि हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है। एक को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और दूसरे को बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। हाँ, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में बेसिकली क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड बनता किससे है। मैग्नीट्यूड बनता है आपका एक रियल नंबर होगा और उसके साथ में एक यूनिट होगी। उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है। जैसे कि मैं ये बोलूं कि 5। अब देखिए, 5 इटसेल्फ अगर लिखने से इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। इसका मतलब 5 क्या है, 5 मीटर में है, 5 केजी है। तो मुझे इसके साथ में इसकी यूनिट भी मुझे ऐड करनी पड़ेगी। 5 केजी तो इसका एक रेलेवेंस है, यानी कि 5 केजी यानी कि एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मास को। तो मास यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है, और ये एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड तो होगा ही, प्लस डायरेक्शन भी होगी। तो ये चीज है। तो इसने फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारा ट्रू है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करें तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। द स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके ऊपर लिख देंगे ट्रू। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टेटमेंट की। नेक्स्ट स्टेटमेंट बी है और उसमें कहा है कि ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन है, देखिए, कि अगर मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक वेक्टर है। तो अगर मैं इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना, ये मान लो कि इससे थीटा एंगल बनाता है। ये आपका आई कैप यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये आपका जे कैप यानी कि वाई एक्सिस है। तो अगर आपका ये वेक्टर ए है, तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इस पर्टिकुलर मैं वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट तो इसका ये हो गया और दूसरा कंपोनेंट इसका ये हो गया। तो यहाँ पे आप ट्राइंगल लॉ लगा के देख सकते हैं कि अगर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आप देखें, तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स आपका वही आएगा। यानी कि ये मान लो आपका बी वेक्टर है और ये आपका वेक्टर सी है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ए वेक्टर है क्या?
तो इसकी अगर मैं लेंथ देखूं पर्टिकुलर, तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में ये एंगल सपोज थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये इसकी लेंथ है ट्रायंगल की। तो अगर ये लेंथ है तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होगी आपकी, ए कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ होगी वो क्या होगी आपकी, ए साइन थीटा। तो अगर मैं लेंथ को, आप देखिए ये एक मैग्नीट्यूड है, ये भी एक मैग्नीट्यूड है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, आई कैप से, तो ये एक बन जाएगा वेक्टर जिसे हम बोलेंगे बी वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसको जे कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वेक्टर बन जाएगा सी वेक्टर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके जो कंपोनेंट है वो भी हमेशा ही क्या होंगे, वेक्टर होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है सी, टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये पार्टिकल ए से बी है, ठीक है, ये पोजीशन है पार्टिकल की। यहाँ से पार्टिकल बहुत सारे तरीके से बी पे जा सकता है, और ये है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि ये है आपका शॉर्टेस्ट पाथ। अब कैसे भी जा सकता है, इस लाइन के अलॉन्ग भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है वो, ठीक है, बहुत सारे वे है। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये आपका मान लो 1 है, ये आपका 2 है, ये 3 नंबर पाथ है। बट शॉर्टेस्ट पाथ तो हमेशा डी ही रहेगा, और यही क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस, ये हमेशा ही छोटा होता है। अब मैं अगर टाइम से अब इसको डिवाइड कर दूं तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये तो हो गया वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी का वेक्टर है। तो ये हमेशा ही क्या होगा, लेस देन होगा किससे, स्पीड से, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप देखिए, टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, इक्वल नहीं कह सकते हम हमेशा, कि हमेशा इक्वल होगा, द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इतना ही होगा, पर पाथ लेंथ तो ये है, मान लो ए इस वन पाथ से गया है, तो इसकी पाथ लेंथ तो टोटल इसकी जो है वो लंबाई होगी, टोटल लेंथ होगी, तो पाथ लेंथ तो ज्यादा आएगी, यानी कि इसकी जो पाथ लेंथ है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब जो आपका सी स्टेटमेंट है इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स। अब अगर हम बात करें जो नेक्स्ट स्टेटमेंट की, नेक्स्ट स्टेटमेंट है द एवरेज स्पीड। अब बात आ गई स्पीड की, तो हमने अभी डिफाइन किया था, फॉर द पार्टिकल इज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय द टाइम टेकन टू कवर द पाथ is either greater or equal to the magnitude of average velocity। देखिए average velocity और average speed, speed को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, वेलोसिटी को मैंने, देखिए अब इन दोनों को लिखता हूँ। मुझे पता है कि हमेशा पाथ लेंथ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा, टोटल टाइम से, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये है आपका टोटल पाथ लेंथ, और नीचे है आपका टोटल टाइम। तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करते हैं तो ये आपको देता है वी एवरेज, और अगर टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम करते हैं तो ये आपको देता है स्पीड।
कौन सी? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है? आपका करेक्ट है कि ये ग्रेटर होगी, बिल्कुल सही है। तो मैं कह सकता हूं कि द स्टेटमेंट जो डी है वो क्या है? आपका ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर तीन वेक्टर है, देयर आर थ्री वेक्टर्स नॉट लेइंग इन ए प्लेन कैन नेवर बी, कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। देखिए, ऑलवेज कीप इन माइंड, दो वेक्टर जो है हमेशा ही एक प्लेन में हो। दो वेक्टर तो हमेशा ही क्या रहेंगे? हमेशा वन प्लेन में ही रहेंगे, आप कैसे भी देख सकते हैं। तो टू वेक्टर, ये हमेशा ही ध्यान रखिए बात, ऑलवेज लाइज इन ए प्लेन। ठीक है, ये तो हमेशा ही ट्रू होगी। ओके, आप खुद भी सोच सकते हैं कि दो वेक्टर है तो ये आपका प्लेन हो गया। ठीक है, हमेशा एक प्लेन में रहे। अब बात करते हैं कि अगर तीन वेक्टर है हमारे पास, जो कि दो तो हमेशा एक प्लेन में रहेंगे, अगर तीन वेक्टर है तो तीन वेक्टर में से कोई भी एक वेक्टर अगर आउट ऑफ प्लेन है ना, तो उनका टोटल सम जो है वो हमेशा जीरो नहीं होगा। तो मैं इसको बना के एक बार आपको दिखाता हूँ कि अगर मान लो कि ये एक वेक्टर है हमारा इस प्लेन में, दूसरा वेक्टर जो है हमारा इस प्लेन में है। ठीक है, ओके, या इस प्लेन में कह दें, तो अगर एक ही प्लेन में होंगे तब तो इनका जीरो हो सकता है सब। तो ये एक प्लेन कौन सा हो गया? ये आपका एक प्लेन हो गया कि मान लो ये आपका z है, ये आपका x है, और ये y है। अगर तीन वेक्टर है मेरे पास, मान लो ये वेक्टर नंबर 1 है, ये वेक्टर नंबर 2 है, और ये है वेक्टर नंबर 3, और इनके बीच में एंगल कितना है आपका? 120, 120, और इक्वल मैग्नीट्यूड की ये तीनों वेक्टर। तो अगर 1, 2 एंड 3 लाइज इन XY प्लेन, तब इनका समेशन जो है, यानी कि ये मान लो वेक्टर आपका A है, ये वेक्टर आपका B है, ये वेक्टर आपका C है, और अगर मैग्नीट्यूड सबका क्या हो? इक्वल हो, तो इनका समेशन क्या होगा? वो जीरो, नल वेक्टर होगा, है ना। बट एक भी कोई भी वेक्टर, मान लो तीसरा ये जो वेक्टर सी बी है, ये वेक्टर यहाँ नहीं हो करके मान लो कि किसी दूसरी पोजीशन पे हो जाता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, मान लो कि ये यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से, तो अब ये जो है मान लो किसी दूसरे प्लेन में है, और ये वेक्टर मैंने मान इसको नाम दे दिया मैंने वेक्टर सी। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह सकता, वेक्टर डी कर दिया इसको, अब मैं ये नहीं कह सकता ए प्लस सी प्लस डी जो है वो जीरो होंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस डी इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इट इज जीरो। क्यों? क्योंकि इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? इसी प्लेन में होगा। अब आप देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका, इनका कभी भी रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। अब चाहे इन दोनों वेक्टर को ले लो कि आप ए प्लस सी प्लस डी ले लो, तब भी ये क्या होगा? जीरो नहीं होगा। इसका मतलब एक वेक्टर यदि आपका आउट ऑफ प्लेन है ना, तो तीन वेक्टर में से एक कोई भी आपका आउट ऑफ प्लेन है, तो इनका रिजल्टेंट यानी कि इनको सम अप करेंगे तो ये कभी भी नल वेक्टर के इक्वल नहीं होगा। कब होगा? जब तीनों के तीनों एक ही प्लेन में हो और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, ये एक पर्टिकुलर स्पेशल कंडीशन है, और तीनों के बीच में मैग्नीट्यूड सेम हो और तीनों के बीच में एंगल कितना हो? 120 डिग्री, तभी इनसे क्या मिलेगा? नल वेक्टर मिलेगा। और उसके लिए कंडीशन क्या होगी? कि वो एक प्लेन में होने चाहिए। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नॉट लेइंग इन द प्लेन, यानी कि एक कोई भी वेक्टर, यानी कि दो तो हमेशा ही एक प्लेन में रहेंगे।
अब एक वेक्टर है जो वो आउट ऑफ द प्लेन होगा, तो कभी भी इन तीनों का समेशन 0 नहीं होगा. So I hope you understand this particular problem. Thank you.